तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग ज्योग्राफी जो कि आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें से आपका पहला जो सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। इसमें टोटल आपके 10 यूनिट दिए हुए हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। चौथा से लेकर यूनिट नंबर 9 तक आपका क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। और यूनिट 10 जो है वो आपका ओशिनोग्राफी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो पहला यूनिट है इसमें टोटल 6 गो टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से 2 गो टॉपिक, एक आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना और एक आपका ये वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। ये 2 गो टॉपिक जो है इसका हम लोग कीवर्ड्स देख चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका हम लोग कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक का इसका परिचय देना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है क्या नहीं है। जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है आपका प्लेट और एक है आपका टेक्टोनिक। ठीक है ना, प्लेट का अर्थ क्या होता है? स्थलमंडल का ठोस, कठोर एवं चौरस भूखंड यानी कि सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। तो स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर का ठोस, कठोर और चौरस यानी कि रिजिड, सॉलिड और आपका चौरस यानी कि ब्रॉड, ये भूखंड है, एक लैंड है यानी कि सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। और टेक्टोनिक का अर्थ होता है कि जो आपका महासागरीय प्लेट है ना, तो महाद्वीपीय प्लेट नहीं केवल महासागरीय प्लेट का कंस्ट्रक्शन और उसी का डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनना, निर्माण होना, और डिस्ट्रक्शन मतलब उसका विनाश होना। तो टेक्टोनिक का अर्थ होता है प्लेट का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण और विनाश। तो ये केवल महासागरीय प्लेट में होता है, महाद्वीपीय प्लेट में नहीं। तो इस तरह से आपका प्लेट टेक्टोनिक क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से जो है वो आपको बतलाना होगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद बतलाइएगा आप कि हमारे पृथ्वी में स्टार्टिंग में 7 गो बड़े बड़े प्लेट थे और 20 गो छोटे छोटे प्लेट थे। ठीक ना, 7 अगर हम लोग बड़े बड़े प्लेटों की बात करें तो वो कौन कौन है वो देख लीजिए। 7 बड़े बड़ी जो प्लेट है वो, ठीक है, पहला है आपका यूरेशियन प्लेट, दूसरा है आपका अफ्रीकन प्लेट, तीसरा है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, चौथा है साउथ अमेरिकन प्लेट, पांचवा है आपका अंटार्कटिका प्लेट, छठा है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और आपका ये है सातवां जो है वो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो पहला आपका यूरेशियन प्लेट, दूसरा आपका अफ्रीकन प्लेट, तीसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, चौथा साउथ अमेरिकन प्लेट, और पांचवा अंटार्कटिका प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवां प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये हमारे पृथ्वी में 7 बड़े बड़े जो है वो प्लेट देखने को मिलते हैं। कितने बड़े बड़े? तो 7 को बड़े बड़े। इसके अलावा छोटे छोटे जो प्लेट है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, वो हम लोगों को 20 से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो छोटे छोटे प्लेट में अगर पूरा नाम याद नहीं है तो केवल 2-4 को नाम याद रख लीजिएगा। जैसे कि एक है आपका नाजका प्लेट, फिर है आपका कोकोस प्लेट, फिर है आपका कैरेबियन या फिर फिलीपींस प्लेट। तो कैरेबियन प्लेट, फिर आपका फिलीपींस प्लेट, इसके बाद है इस्कोटिया प्लेट, फिर आपका सुंडा प्लेट जिसमें आपका सुमात्रा और जावा सभी इसी में शामिल है। एक है आपका फिलीपाइन प्लेट और एक है आपका फिलीपींस प्लेट, तो इसको भी याद रखिएगा। तो कैरेबियन प्लेट को ही फिलीपाइन प्लेट कहते हैं, जबकि फिलीपींस प्लेट अलग है, वो भी छोटा प्लेट ही है। तो नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, इसी को फिलीपाइन प्लेट कहते हैं। इसके अलावा फिलीपींस प्लेट अलग से, इसके अलावा इस्कोटिया प्लेट, इसके अलावा सुंडा प्लेट जिसमें सुमात्रा और जावा था। ठीक ना, इसी को सुंडा प्लेट को ही जावा प्लेट भी कहते हैं। इसके अलावा आपका कैरोलिना प्लेट है, क्या है? तो आपका कैरोलिना प्लेट है। इसके अलावा आपका बिस्मार्क प्लेट भी था जो कि न्यूजीलैंड के पास में था, बिस्मार्क प्लेट है ना, ये सभी। तो टोटल ये 7-8 गो प्लेट ये भी हो गया। छोटे छोटे प्लेट आपको 8 को नाम याद रखना है कम से कम, मिनिमम। मीन्स सीमा की निर्मित ये जो प्लेट है ये सभी 8 जो है वो महासागरीय प्लेट है। कैसा? तो महासागरीय प्लेट है, मीन्स सीमा निर्मित है ये प्लेट। मतलब कि एक होता है आपका सियाल, एक होता है आपका सीमा। सियाल जो है वो आपका महाद्वीपीय प्लेट है, जबकि सीमा जो है सीमा जो है वो आपका महासागरीय प्लेट है। सियाल जो है वो आपका महाद्वीपीय प्लेट है और सीमा जो है वो आपका महासागरीय प्लेट है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे 7 बड़े बड़े और 20 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्लेट है ना। इसको भी याद रख लीजिएगा आप। ठीक है,
इसके बाद संगठन, संगठन बोले तो कॉम्पोजिशन तथा घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी के आधार पर प्लेटों के 3 प्रकार होते हैं। तो संगठन और घनत्व के आधार पे प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। पहला है आपका महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा है आपका अर्ध महाद्वीपीय प्लेट और तीसरा है आपका महासागरीय प्लेट। पहला है महाद्वीपीय प्लेट, उसके बारे में बतलाना होगा डिटेल से 2-3 लाइन। फिर होता है आपका अर्ध महाद्वीपीय यानी कि आधा महाद्वीप आधा महासागरीय होगा, इसके बारे में बतलाना होगा आपको 2-4 लाइन। फिर आपका महासागरीय प्लेट होता है, ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको बतलाना होगा डिटेल से। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की मान्यताएं, मान्यताएं बोले तो एजम्पशंस। तो प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत है इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, तो इस मान्यता के बारे में भी आपको बताना होगा। मान्यता क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखा हुआ है, उस कीवर्ड को आप केवल ध्यान में रखिएगा, इसके आधार पे आप बोल सकते हो। जैसे कि सभी महासागरीय भूपर्पट्टी मध्य सागरीय कटकों यानी कि MOR इसको बोलते हैं मध्य सागरीय कटक, MOR के सहारे दोनों ओर लगातार प्रसरित यानी कि स्प्रेडिंग हो रहे हैं। परिणामतः मध्य सागरीय कटकों के सहारे नए सागरीय भूपर्पट्टी यानी कि ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। मध्य सागरीय कटक सभी महासागरों में पाए जाते हैं किंतु सभी आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे वैश्विक मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है। ये इतना लंबा लाइन बोले हम। इस लंबा लाइन से एक कीवर्ड निकालिए। क्या कीवर्ड निकालिएगा कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आपका ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आपका MOR के सहारे बनता है। एक कीवर्ड निकल गया। इसी कीवर्ड्स पे सारा आपका कहानी है। तो क्या बोलिएगा कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो आपका MOR के सहारे बनता है। किसके सहारे बनता है? तो MOR के सहारे ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण होता है। ये पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड क्या याद रखिएगा कि ओशियानिक ट्रेंच के सहारे ओशियानिक प्लेट का विनाश होता है। किसके सहारे? तो आपका ओशियानिक ट्रेंच के सहारे ही किसका विनाश होता है? ओशियानिक प्लेट का विनाश होता है। ये दूसरा कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड क्या याद रखिएगा कि अर्थ पे ओशियानिक प्लेट का निर्माण और जो विनाश है वो बराबर होता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर ओशियानिक जो प्लेट है, महासागरीय जो प्लेट है, इसका निर्माण और इसका जो विनाश है सभी दोनों बराबर होता है। जितना विनाश होता है उतना ही निर्माण भी होता है। ये सभी बराबर है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। इसका अगर हम लोग प्रमाण की बात करें तो इसका प्रमाण भी देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? अगर देखिए पहला प्रमाण कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट, यानी कि अगर एक ऐसा कंप्यूटरीकृत आ जाए यानी कि कंप्यूटराइज्ड जिगसॉ फिट आ जाए जिसके आधार पे हम लोग इसको सबको मिला दें तो ये प्रमाण देखने को मिलता है कि ये सभी आपस में एक दूसरे से अटैच थे। इसके अलावा पूरा जीव विज्ञानी एवं वनस्पति विज्ञानी प्रमाण, तो पूरा जीव विज्ञानी और जो वनस्पति विज्ञानी प्रमाण है ये जो है बतलाते हैं कि अर्थ पे ओशियानिक क्रस्ट का निर्माण भी होता है और इसी का विनाश जो है सभी बराबर है। आगे देख लीजिए महासागरीय नितल का प्रसंस्करण। तो महासागरीय अगर हम लोग नितल का प्रसंस्करण बोले तो महासागरीय नितल का प्रसंस्करण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसका प्रमाण ये भी है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है आपका कि सैटेलाइट के द्वारा प्रतिवर्ष लिए जाने वाला चित्र। तो सैटेलाइट के द्वारा प्रतिवर्ष जो चित्र लिया जा रहा है ये भी दर्शा रहा है क्या? आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दर्शा रहा है, सैटेलाइट के द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाने वाला चित्र भी। इसके अलावा ध्रुवों की ओर हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, हमारा जो है वो ये क्या बोलते हैं महाद्वीप, ये भी प्रकाशित करता है। इसके अलावा आपका पूरा चुंबक तत्व यानी कि पेलियोमैग्नेटिक, ये भी जो है वो मान्यता, ये भी एजम्पशन है। पूरा चुंबक तत्व यानी कि पेलियोमैग्नेटिक। इसके अलावा गुरुत्वीय विसंगतियाँ, गुरुत्वीय विसंगतियाँ यानी कि एनोमली। कहने का अर्थ है कि जी का वैल्यू सर्वत्र यानी कि सब जगह सेम होता है, बट जहाँ मैग्मा निकल रहा है वहाँ पे जी का वैल्यू कम हो जाता है, तो अपेक्षित एरिया में जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। मतलब कि जी का वैल्यू सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहाँ पे मैग्मा निकलता है ना वहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा प्लेट के किनारे उत्पन्न घटनाएं जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सभी घटनाएं क्या दर्शाती है? ये सभी जो है प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की ये सभी मान्यताएं हैं, यानी कि उन्हीं का एजम्पशन है। तो इनको आपको बतलाना होगा कम से कम 1.5 पेज में। तो हर एक लाइन को अगर 5-5 लाइन 8-8 लाइन अगर याद कर लीजिएगा हर एक पॉइंट को, कीवर्ड को,
तो फिर आपका दिक्कत नहीं होगा। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, एजम्पशन क्या है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देख लीजिए सबसे मेन, इसका जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्लेट गति या फिर प्लेट सीमा या फिर प्लेट किनारा के मध्य संबंध, क्या क्या संबंध है वो देख लीजिए। तो प्लेट गति, प्लेट किनारा या फिर प्लेट सीमा के मध्य में संबंध, 3 तरह का संबंध होता है। कौन कौन संबंध होता है 3 तरह का, वो देख लीजिए। पहला है आपका अपसरित सीमा, दूसरा है आपका अभिसरण सीमा, तीसरा है आपका रूपांतरित सीमा। यानी कि अभिसरित गति, अपसरण गति और अपसरित गति, अभिसरण गति और आपका रूपांतरित गति, ये 3 तरह का गति है, ये आपको देख लीजिएगा। देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसरित सीमा। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, दोनों एक ही ओर आ रहे हैं, तो सिंपल स्वाभाविक सी बात है, एक नीचे जाएगा एक ऊपर की ओर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसरण सीमा। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाए उसको बोलेंगे अपसरित सीमा। दोनों एक ही डायरेक्शन में आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अपसरित सीमा। इसके अलावा ये भी ऊपर की ओर जाए, ये भी ऊपर की ओर जाए, इसको बोलेंगे रूपांतरित सीमा। या फिर ये ऊपर की ओर जाए, ये ऊपर की और ये नीचे की ओर आए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोनों नीचे की ओर आए, ये भी हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो दोनों ऊपर की ओर जाए, या फिर दोनों एक दूसरे के, एक ऊपर जाए एक नीचे आए, या फिर एक ऐसा है दोनों नीचे की ओर आए, इसको बोलेंगे हम लोग रूपांतरित सीमा। ये 3 तरह का सीमा बनता है, ये 3 तरह का गति होता है, सिंपल याद रखिए। अब देख लीजिए जब अपसरित सीमा होगा यानी कि दोनों अलग अलग जाएगा, तो ऐसे में MOR का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो जब दोनों अलग अलग जाएगा तो आपका MOR का निर्माण होता है। MOR मतलब क्या, मिड ओशियानिक रिज। क्या बोले हैं, मिड ओशियानिक रिज। तो MOR मिड ओशियानिक और रिज, ये होता है MOR का मतलब, MOR का यही मतलब होता है, मिड ओशियानिक रिज। दोनों जब अलग अलग होंगे यानी कि अपसरित गति करेंगे तब। जब अभिसरित गति करेंगे यानी कि अभिसरित सीमा, तो दोनों जब एक ही दिशा में आएंगे तो इससे क्या होगा, ओशियानिक प्लेट का विनाश होगा। क्या होगा, तो आपका ओशियानिक प्लेट का क्या होगा, विनाश होगा। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका MOR का निर्माण होगा, यानी कि मिड ओशियानिक प्लेट, सॉरी मिड ओशियानिक रिज। तो मिड ओशियानिक रिज यानी कि MOR का निर्माण होता है। जबकि दोनों एक ही दिशा में आएंगे तो आपका ओशियानिक प्लेट का यहाँ पे क्या होगा, विनाश होगा। और जब रूपांतरित सीमा होगा यानी कि एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे की ओर आए, या फिर दोनों ऊपर जाए या फिर दोनों नीचे आए, तो यहाँ पे फॉल्ट यानी कि भ्रंश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, फॉल्ट का निर्माण होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। एंड जहाँ फॉल्ट बनेगा वहाँ पे भूकंप आएगा। यहाँ पे ना निर्माण होगा ना यहाँ पे विनाश होगा। यहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे विनाश हो रहा है, यहाँ पे केवल भ्रंश बन रहा है और उसी भ्रंश के सहारे आपका भूकंप आएगा। ठीक है ना। और अभिसरित सीमा में ओशियानिक प्लेट का विनाश होगा और अपसरित सीमा में MOR का निर्माण होगा, यानी कि आपका ओशियानिक प्लेट का निर्माण होगा एक तरह से। समझ में आ गया। आगे देख लीजिए, यहाँ पे फिर एक पॉइंट बतलाया गया है। जब भी आपका अपसरित गति होगा तो अपसरित गति भी जो है वो आपका 2 प्रकार से होगा। कितना प्रकार से, तो आपका 2 प्रकार से होगा। एक आपका ओशियानिक प्लेट का अपसरण होगा, एक आपका महाद्वीपीय प्लेट का अपसरण होगा। तो अपसरित गति यानी कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी आपका इधर जा रहा है, तो ये आपका ओशियानिक के बीच में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल के बीच में भी हो सकता है। तो ओशियानिक भी हो सकता है और आपका कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल के बीच में भी हो सकता है, यानी कि महासागरीय प्लेट के बीच में भी आपका अपसरण गति होगा, और या फिर आपका महाद्वीपीय आपका प्लेटों के बीच में भी अपसरण गति होता है। इसके बारे में आपको बतलाना होगा यहाँ पे डिटेल से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको फिगर बतलाना होगा, ठीक है ना, डिटेल से, ठीक है। ये है आपका अपसरण सीमा। तो अपसरण सीमा कितना तरह से होगा, 2 तरह से होगा, अपसरण सीमा या फिर अपसरण गति। बोलो देखो 3 गो गति याद रखो, एक है आपका अपसरण गति, एक है आपका अभिसरित गति और एक है आपका रूपांतरित गति। अपसरित एक है आपका अपसरित, एक है अभिसरण। अपसरित या अरे यार बड़ी कंफ्यूज हो रहा है मेरे को, याद रखो ऐसे,
एक है आपका अभिसरण गति, एक है आपका अपसरित गति और एक है रूपांतरित गति। अपसरित में दोनों अलग अलग होगा, अभिसरण में दोनों एक दूसरे के क्लोज आएगा और रूपांतरित में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नीचे ऐसा, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे। जो आपका अपसरित है, अपसरित गति, इसी को ही अपसरण कहा जा रहा है, अपसरित को ही अपसरण कहा जा रहा है। तो अपसरित या फिर अपसरण गति, इसमें दो तरह का गति होगा। एक होगा आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण और एक होगा आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण। तो जो आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण होगा, महासागरीय प्लेटों का अपसरण होगा, यहाँ पे मध्य सागरीय कटक बनेगा, यानी कि MOR बनेगा, मिड ओशियानिक रिज बनेगा। और जब आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अपसरण होगा तो ऐसे में रिफ्ट वैली बनेगा। क्या बनेगा? रिफ्ट घाटी बनेगा, जैसे कि अफ्रीका का रिफ्ट घाटी। ठीक है, क्लियर? ये दोनों समझ में आ गया, इसमें क्या बनेगा वो भी समझ में आ गया। अब आइए, प्लेट का जो अभिसरण गति है, पहला अपसरण गति, अपसरण को अपसरित गति भी कहते हैं। तो अपसरण गति दो तरह से होगा, एक आपका प्लेटों का होगा, मतलब ये महासागरीय प्लेटों का होगा, एक आपका महाद्वीपीय प्लेटों का होगा। क्लियर? अब देखिए, प्लेटों का अभिसरण गति या फिर अभिसरित गति, ये अभिसरित बोल रहे, एक है अपसरित एक है अभिसरित। तो अभिसरित भी आपका तीन तरह का होगा। तो अभिसरित गति भी प्लेटों का वो कितने तरह से होगा? तीन तरह से होगा। एक आपका महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होगा, यानी कि दोनों एक और आएंगे। एक आपका महासागरीय, देखिए, एक आपका महाद्वीपीय, तीन तरह का होगा, महाद्वीपीय, फिर महासागरीय, फिर आपका महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों एक। तो तीन तरह याद रखो, एक आपका महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, इसका फिगर और इसके बारे में विशेषता। फिर आपका महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, इसका विशेषता, इसका फिगर। फिर आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, इसका विशेषता, इसका फिगर। तो आपका जो अभिसरण गति बताए, इसमें तीन तरह का कंडीशन बनेगा। एक आपका महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, एक आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण और एक आपका महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। तीन तरह का कंडीशन हो गया, तीनों का फिगर, तीनों का डिटेल से बतलाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रूपांतरित सीमा के बारे में अलग से नहीं पढ़ना है, यहीं पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, दो तरह का फोर्स देख लीजिए। जब आपका अपसरण गति होगा और एक होता है अभिसरण गति, तो अपसरण गति में दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो वैसे में आपका स्लैब पुश फोर्स काम करेगा। कैसा फोर्स? तो आपका स्लैब पुश फोर्स काम करेगा। वहीं जब दोनों के एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आएंगे, ये भी इधर की ओर आ रहा है, इधर भी, ये भी इधर की ओर आ रहा है, मतलब ऐसे दोनों जब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, एक ही ओर, तो ऐसे में आपका स्लैब पुल फोर्स काम करेगा। यानी कि अभिसरित गति जब होगा तो अपसरित गति में स्लैब पुश फोर्स काम करेगा, जबकि अभिसरित गति में स्लैब पुल फोर्स काम करेगा। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए, प्लेटों की गति हेतु उत्तरदायी बल या फिर कारण या कारक। तो जब प्लेटों का गति होता है भैया, तो प्लेटों का गति होने के पीछे क्या क्या कारण होता है, क्या क्या कारण नहीं होता है। सो अच्छा, प्लेटों का समानांतर गति को ही हम लोग रूपांतरित गति कह रहे हैं। ये भी आप थोड़ा सा नोट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नया टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। नया टॉपिक क्या है? प्लेटों की गति हेतु उत्तरदायी बल या फिर कारक। उत्तरदायी बल या फिर जो कारक है वो हम लोग देखते हैं। पहला है आपका क्या? तो संवहनीय तरंग है। संवहनीय तरंग के द्वारा, संवहनीय तरंग ये इसका मेन फैक्टर है। पहला क्या है आपका? संवहनीय तरंग। तो संवहनीय तरंग आपको डिटेल से जानना होगा। उसके बाद फिर संवहनीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है वो भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए,
प्लेटों के गति हेतु उत्तरदायी बल या फिर कारक, मेन कारक कौन है जिसके वजह से प्लेटों का गति हो रहा है, इसके गति, प्लेटों के गति हेतु उत्तरदायी बल या फिर कारक कौन है, वो आपको जानना होगा। तो पहला कौन है आपका, वो है आपका संवहनीय तरंग यानी कि कन्वेक्शनल तरंग यानी कि वेव। तो कन्वेक्शनल वेव है, ये आपका मेन फैक्टर है। और ये भी जान लीजिए कि संवहनीय जो तरंग है, क्या संवहनीय तरंग के उत्पत्ति हेतु दो ऊर्जा स्रोत का होना आवश्यक है। तो संवहनीय तरंगों के उत्पत्ति हेतु ऊर्जा स्रोत कौन कौन है, इसके लिए एक तो आपका रेडियोधर्मी तत्व होना जरूरी है और दूसरा आपका जियोडायनेमो की संकल्पना होना बहुत ही आवश्यक है। जियोडायनेमो, इसको हम लोग बोलते हैं भू डायनेमो। क्या बोलते हैं, भू डायनेमो। जियो मतलब भू और डायनेमो का मतलब डायनेमो ही। तो प्लेटों के गति हेतु उत्तरदायी बल या फिर कारक कौन है, मेन कारक, पहला कारक कौन है, संवहनीय तरंग, यही इसका मेन कारक है। उसके बाद संवहनीय तरंग के बारे में डिटेल से बतलाइएगा कि ये कैसे प्लेटों का गति करवाता है। फिर बतलाइएगा कि संवहनीय तरंग के उत्पत्ति हेतु दो ठो इसका ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, और भी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे दो ठो जिक्र किया गया है। कौन कौन, तो पहला है आपका रेडियोधर्मी तत्व का होना आवश्यक है और दूसरा आपका जियो डायनेमो की संकल्पना यानी कि भू डायनेमो की संकल्पना, ये भी होना जरूरी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लेटों की गति हेतु उत्तरदायी बल या कारक कौन है, तो आपका संवहनीय तरंग है, इसको डिटेल से बतला दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए प्लेट विवर्तनिकी का प्रमाण, जो आपका ये बार बार प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक बोल रहे हैं आप, इसका प्रमाण क्या है भाई, तो इसका प्रमाण देख लीजिए, बहुत सारा है, दो इसका प्रमाण मेन है। पहला क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पहला क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको हम लोग सागरीय नितल का प्रसरण कहते हैं। सागरीय नितल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, नितल मतलब बॉटम और प्रसरण मतलब फैलना या फिर विस्तारित होना। तो सागरीय नितल का प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक का सबसे पुख्ता प्रमाण है, पहला। और दूसरा क्या है, जीव विज्ञानी प्रमाण, दूसरा क्या है, जीव विज्ञानी प्रमाण, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जीव विज्ञानी प्रमाण, यानी कि कुछ ऐसे जीव मिले हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक है भैया वो वाकई में हुआ है प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट विवर्तनिकी का प्रमाण जो है वो दो ठो है, एक आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागर नितल प्रसरण, ये वाला है। उसके बाद दूसरा है जीव विज्ञानी प्रमाण, क्या है, जीव विज्ञानी प्रमाण, दो को कारण इसका प्रमाण हो जाएगा। अब जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आपको डिटेल से बतलाना होगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। सबसे पहले आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग का परिचय दीजिएगा 4 से 5 लाइन में। उसके बाद आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मान्यता के बारे में बतलाइएगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है इसका क्या मान्यताएं हैं, क्या इसका एजम्पशंस हैं, इसके बारे में बताइएगा लगभग 6 से 8 पॉइंट में। तो सबसे पहले आपको जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसके बारे में बतलाना होगा, इसका मान्यता क्या है क्या नहीं है, एक पेज में इसका मान्यता बताइएगा पूरा। उसके बाद सागरीय नितल प्रसरण का भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा, किसका, तो सागरीय नितल प्रसरण जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसका भी प्रमाण आपको देना होगा कि ये भी हुआ है, तो इसका भी प्रमाण देना होगा। पहले तो आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप प्रमाण के रूप में दे रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक के प्रमाण में, फिर आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बतलाइएगा, उसका परिचय दीजिएगा, उसका एजम्पशन बतलाइएगा, मान्यता। उसके बाद आप उसको भी प्रूव करने के लिए यानी कि आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग को प्रूव करने के लिए यानी कि सागरीय नितल प्रसरण का प्रमाण जो है इसको भी आप प्रूव करने के लिए इसको भी प्रमाण दीजिएगा, सागरीय नितल प्रसरण को भी आप प्रमाणित कीजिएगा। उसके लिए भी आप दो तरह का प्रमाणित कीजिएगा, एक है आपका भू भौतिकी प्रमाण, क्या बोले हम, भू भौतिकी प्रमाण बोले, पहला है भू भौतिकी प्रमाण। यहाँ पे आप
इसके बारे में बताइएगा 4 से 5 लाइन, मतलब कि 10 लाइन बताइएगा, ज़्यादा नहीं, याद कर लीजिएगा 10 लाइन वो बताइएगा। उसके बाद इसी में आप जेब्रा स्ट्रिप्स की संकल्पना बताइएगा। किसका? तो जेब्रा स्ट्रिप्स की एक मैप बताइएगा, मैप में दीजिएगा नेगेटिव मैग्नेटिक एनामोली, फिर आपका साउथ मैग्नेटिक पोल दीजिएगा, फिर आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दीजिएगा, फिर आप नॉर्मल पोलैरिटी क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है वो देख लीजिए। ऐसा ये ऐसा डिब्बा बनाइएगा, इसमें ऐसे कीजिएगा, इसमें ऐसे कीजिएगा, ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल ये पोलैरिटी, और ऐसे करके ऐसे नीचे आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स पोलैरिटी। और ये ऐसे करके डिब्बा में बनाइएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और बीच में फिर आपको क्या बनाना होगा, ऐसे करके बीच में आपको बना देना होगा, इधर आपका प्लस इधर आपका माइनस। ये एक तरह से मैप है, इस मैप में आपको बताना होगा। तो क्या बोल रहे हैं हम वो देख लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत बतलाइएगा, उसका फिर मान्यता बतलाइएगा, उसका परिचय दीजिएगा। फिर आप जीव विज्ञानी प्रमाण भी बतलाइएगा, कुछ कुछ जीवों का भी जिक्र कर दीजिएगा। इसके अलावा आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत को भी प्रूव करने के लिए 2 तरह का प्रमाण दीजिएगा। एक है आपका भू भौतिकी प्रमाण, क्या है? भू भौतिकी प्रमाण, जिसमें आप जेब्रा स्ट्रिप्स की संकल्पना के बारे में बताइएगा। और दूसरा है आपका जीव विज्ञानी प्रमाण। तो जीव विज्ञानी प्रमाण इसमें भी आएगा आपका जीव विज्ञानी प्रमाण, और जीव विज्ञानी प्रमाण आपका उसमें भी चला जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक प्रमाण वाले में भी, ठीक है ना। तो ये आप प्लेट टेक्टोनिक प्रमाण के बारे में बताइएगा, तो यहाँ से फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज एक नए टॉपिक जो था आपका प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी, इस टॉपिक को भी हम लोग, इसका भी जो कीवर्ड था उसको हम लोग देख लिए। क्या क्या देखे वो एक बार हम लोग रिकॉल कर ले। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक का परिचय जाने, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग 7 गो बड़े बड़े प्लेट और 8 गो छोटे छोटे प्लेटों के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग देखें कि संगठन तथा घनत्व के आधार पर प्लेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, अर्ध महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, तीनों के बारे में डिटेल से जाने। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की मान्यता के बारे में जाने, इसका एजम्पशन जाने, 8 से लेकर 10 गो ये इसका एजम्पशन था, कीवर्ड हम लोग जाने, उसके आधार पर हम लोग 2 पेज लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग जो है प्लेट का गति, प्लेट का सीमा और फिर प्लेट का किनारा, इसके मध्य में संबंध पढ़े। इसमें हम लोग 3 तरह का संबंध पढ़ते हैं, एक आपका अपसरित सीमा, एक आपका अभिसरित सीमा और एक आपका रूपांतरण सीमा, या फिर इसको गति भी बोल सकते हैं। अपसरित गति, अभिसरित गति और आपका रूपांतरण या रूपांतरित गति, ये तीनों हम लोग बताएंगे। पहला बताएंगे अपसरित सीमा। अपसरित गति में आपका MOR का निर्माण होगा, यहाँ पे आपका ओशियानिक जो ओशियानिक ये है प्लेट है इसका निर्माण होता है, यहाँ पे आपका MOR का निर्माण होगा यानी कि मिड ओशियानिक रिज का निर्माण होता है। फिर ये भी जो गति है वो भी आपका 2 तरह का होता है, ओशियानिक प्लेट का अपसरण और एक आपका महाद्वीपीय प्लेट का अपसरण। इसके बाद जो आपका अभिसरण सीमा है यानी कि अभिसरण जो गति है, इससे आपका ओशियानिक प्लेट का विनाश होगा, और ये भी आपका 3 तरह का होता है, एक आपका महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, फिर आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण होता है, फिर आपका महासागरीय प्लेटों का अपसरण होगा। उसके बाद आपका रूपांतरण सीमा, इसको हम लोग समानांतर सीमा भी कहते हैं या समानांतर गति भी कहते हैं। यहाँ पे आपका फोल्ड का निर्माण होगा और इसी फोल्ड से में आपका भूकंप देखने को मिलता है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। उसके बाद फिर प्लेटों के गति हेतु जो भी उत्तरदायी बल है, क्या क्या उत्तरदायी बल है वो बताना होगा। इसमें मेनली आपको संवहनीय तरंगों के बारे में बताना होगा। फिर संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति के लिए कुछ कुछ ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेडियो धर्मी तत्व और आपका जियो डायनेमो यानी कि भू डायनेमो, इसके बारे में बताना होगा। फिर आपका प्लेट विवर्तनिकी का प्रमाण बतलाना होगा, जिसके लिए आप इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताइएगा और आप जीव वैज्ञानिक प्रमाण बतलाइएगा। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या उसको भी डिटेल से बतलाइएगा। फिर आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय नितल प्रसरण जो है इसको भी आप प्रमाणित कीजिएगा, तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो इस तरह से जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज का टॉपिक का जो कीवर्ड था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।